हाँ जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? शायद अच्छे ही होंगे। हम पढ़ रहे थे कुछ स्कीम्स, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, और अब एक स्कीम लेके आया हूँ जैसा कि सिलेबस में तो है नहीं, है ना, जो टॉपिक्स, लेकिन नवीन सिलेबस आएगा तो उसमें जुड़ जाएगी ये चीज, और उसी पर आधारित आज का अपना टॉपिक है समग्र शिक्षा अभियान। क्योंकि पूर्व की योजनाएं सब बंद कर दी गई और श्रम का समावेश किसमें कर दिया गया? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यदि पूछे जाते हैं तो समग्र शिक्षा अभियान, आप लोगों के पास जितनी भी न्यूज आती हैं वो चारों ओर से, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, ई कंटेंट हो, कैसे भी आती है, सब समग्र शिक्षा अभियान से आती हैं दोस्तों। और इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे आज टॉपिक को। तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए बस, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर ये मैं पहले ही बता देता, बहुत सारी पिक्चर्स दिखाऊंगा, बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो लिखी हुई होंगी, एक एक करके आपको लिख लीजिए उन चीजों को, ठीक है ना, याद करने के लिए। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो आज का अपना टॉपिक है वो है समग्र शिक्षा अभियान, जिसको हम क्या कहते हैं? समसा। वैसे तो आपके मन में एक ये आया होगा कि साहब समग्र शिक्षा और अभियान ऐसे लिख देते, ऐसे कंफ्यूज हो जाते। इसका मतलब सर्व शिक्षा अभियान में ये शब्द पहले काम में ले लिया हमने, SSA, तो इसलिए इसको ऐसे तो कह नहीं सकते। इसलिए समग्र का हमने साथ में क्या लिया? SM, शिक्षा का S और अभियान का A, इसलिए इसको कहते हैं समसा। क्या कहते हैं? इसलिए इसको लिखा जाता है समसा। ये अभियान कैसे आया, क्या था, इनकी सारी चीजों की बात करेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजों को। सबसे पहले इसका लोगो क्या है? कोटेशन में कहा गया सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। फिर आता है एक दूसरा क्वेश्चन, इसकी घोषणा कब की गई इस कार्यक्रम की? तो नोट कर लेना, इस कार्यक्रम की घोषणा जो की गई थी वो की गई थी 3 अप्रैल 2018 को। ये घोषणा की तारीख लिखी हुई है आपके सामने, 3 अप्रैल 2018 को इसकी घोषणा की जाती है। यानी 3 अप्रैल 2018 को घोषणा हो जाती है इस कार्यक्रम की। लेकिन उस घोषणा में इसे लागू करने की अवधि पहले ही तय कर दी गई थी, इसलिए याद रखना इसकी अवधि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020। अब यदि हम बात करें तो इसकी अवधि क्या हो गई है? पार हो गई है, 2020 तो जा चुका है कोरोना। इसलिए इसकी जगह एक नया अभियान लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान 2.0, जिसकी हम लास्ट में बात करेंगे। 2.0 की अवधि देखिए, जो 2021 से 2026 तक 6 साल तक ये कार्य योजना चलेगी। और उसका उद्देश्य भी क्या रख दिया गया? शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, यानी गुणवत्ता लाने के लिए। अब आगे हम बात करते हैं प्रारंभ की बात आती है। देखिए, सत्र 2018-19 से प्रारंभ कब से होता है? सत्र 2018-19 से ये प्रारंभ हो जाता है। देखिए, तो इसकी डेट क्या है प्रारंभ होने की? सत्र 2018-19 से प्रारंभ हुआ, इसीलिए तारीख क्या तय की गई? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इसकी अवधि तय की गई। और घोषणा कब की गई थी? 3 अप्रैल 2018 को। बात आता है कि हमारे राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? नोडल किसको बनाया गया? कहां की बात कर रहे हैं हम? राजस्थान में। राजस्थान में नाम है इसकी नोडल एजेंसी का राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। स्कूल शिक्षा परिषद। दोस्तों याद रखना, जब सर्व शिक्षा अभियान आया था तो इसका लिए नाम था राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। बाद में आया देखिए माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो उसका नाम पड़ा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। और सर्व शिक्षा अभियान, और दूसरा हमारे पास आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। दोनों को मिलाकर एक कर दिया और अब हमारा एक ही विभाग हो गया। उस विभाग का नाम रखा गया है स्कूल शिक्षा विभाग, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है
RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इसी को हम कहते हैं RCSE। इसी को क्या कहा जाता है? RCSE। तो इसकी स्थापना हो जाती है, देखिए कब हो जाती है इसकी? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की 24 मई 2018 को। 24 मई 2018 को इस परिषद का गठन कर दिया गया था, क्योंकि 1 अप्रैल से तो लागू हो गया था कार्यक्रम, 3 अप्रैल को घोषणा हो गई थी, तो 24 मई को राजस्थान में क्या बना दी? इसकी नोडल एजेंसी। अब पूछा जाए समग्र शिक्षा अभियान किसके द्वारा संचालित है राजस्थान में, तो लिख देना राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और आगे देखिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। समग्र शिक्षा जो अभियान था, देखिए ये अभियान एक एकीकृत रूप में आया हमारे पास। कहां से आया एकीकृत रूप में? देखिए अपने यहाँ 2 अभियान चल रहे थे। एक का नाम तो था सर्व शिक्षा अभियान, दूसरे का नाम था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एक हमारे यहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था समसा। याद रखना इस चीज को, इस सूत्र को अच्छे से याद रखना, पूछ लिया जाता है। समसा कौन कौन से कार्यक्रमों को मिलाकर बनाया गया? सर्व शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और टीचर एजू, इन तीनों का एकीकृत रूप है ये। इसको राजस्थान में चलाने के लिए थी RCEE, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और देखिए रमसा को चलाने के लिए एजेंसी थी राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इन दोनों को मिलाकर देखिए जो बनाया गया उसका नाम है, जो नाम रखा गया अपने यहां, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब देखिए समसा को ये चला रही है 2018 में, ये देखिए 2009 में, और इसके बाद ये 1997 में। तो इन सबको भी मिलाकर क्या बना दिया? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। पहले 2 विभाग हुआ करते थे, एलिमेंट्री, एक को कहते हैं सेकेंडरी। अब इन दोनों को मिलाकर एक विभाग बना दिया स्कूल शिक्षा, और स्कूल शिक्षा को हम लिखते हैं SCE। अगर SE लिख दे, सी नहीं लगाएं, तो देखिए हम कई बार सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ सकते हैं, जो हमसे गलती होने की संभावना है दोस्तों। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, वित्तीय अनुपात क्या है? सर्व शिक्षा का छोड़िए, माध्यमिक शिक्षा का छोड़िए, अब जो आता है वित्तीय अनुपात, इसका रखा गया 60-40। 60 तो किसका है? केंद्र का, और 40 किसका है? राज्यों का। अब एक सवाल पूछा जाता है, क्या संपूर्ण देश में यही अनुपात रखा गया है? नहीं रखा गया। हमारे पहाड़ी राज्य हैं, या हम कह दें नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, और हमारे पहाड़ी राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य और पहाड़ी राज्यों में यह अनुपात रखा गया 90-10 का। 90 रुपए तो देखिए देगी केंद्र सरकार, और 10 होंगे किसके? राज्य सरकार के। क्यों? क्योंकि यहां देखिए इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितने मैदानी क्षेत्रों के अंदर हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए मैंने यहां भी लिखा उत्तर पूर्व व हिमालयी राज्यों में अनुपात रहेगा 90-10 का, ताकि हमारे देश में शिक्षा की दृष्टि से क्या आ जाए? समानता आ जाए। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की। अगर बात जब चलती है समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की, तो देखिए यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे, क्योंकि आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य नामांकन, ठहराव, ठीक है ना, और गुणवत्ता।
फिर माध्यमिक शिक्षा में भी वही नामांकन, ठहराव और गुणवत्ता जैसी बात आई। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान जो है, देखिए ये एक छत के नीचे सारे प्रोग्राम समाहित कर दिए गए स्कूल शिक्षा के। इसलिए एक बात ये भी पूछ ली जाती है कि समग्र शिक्षा अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑलरेडी 2 प्रोग्राम चल रहे थे। तो देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा बजट अलग अलग रूपों में खर्च होता था ज्यादा, अलग अलग एजेंसियां काम में लगानी पड़ती थी। अब देखिए बजट कम करने के लिए एक ही एजेंसी द्वारा क्वालिटी लाई जा सकती है, तो फिर अलग अलग कार्यक्रम क्यों? और इसीलिए यहां एक कार्यक्रम चलाया गया एकीकृत रूप से, जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। और इसके देखिए उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं समसा की, सबसे पहला जो उद्देश्य तय किया गया है वो क्या है? न्यूनतम मानक निश्चित करना। तो सबसे पहले ये थी न्यूनतम रूप से मानकों को क्या करना? निश्चित करना। जैसे स्कूल में कितने तो टीचर रहेंगे, कितने बच्चे रहेंगे, PTR, पेरेंट्स टीचर रेशो। स्कूलों में खेल का मैदान होगा, स्कूलों में पुस्तकालय होगा, स्कूलों में कंप्यूटर लैब होगी, स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर होगा, स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स होंगे। ये सारे न्यूनतम मानक निश्चित करना ही इसका मूल उद्देश्य था, ताकि हमारी शिक्षा में क्वालिटी आए। दूसरा उद्देश्य, या नामांकन ठहराव नहीं है भाई, नामांकन हो चुका, ठहराव हो चुका, अब तो हमें क्वालिटी देनी है, तो इसलिए न्यूनतम मानक तय करना। सामाजिक एवं लैंगिक समानता। सामाजिक का अर्थ होता है, देखिए जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वर्ग विभेद। वर्ग में कौन आते? SC, ST, OBC, है ना, अल्पसंख्यक, ये चीजें देखिए। तो सामाजिक रूप से और लैंगिक, लैंगिक में आता है अपने पास बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। सामाजिक रूप से और लैंगिक रूप से अब क्या स्थापित करना? हमें हमारे बच्चों के अंदर समानता लानी है कि आप सब समान रूप से हैं। उसके लिए कार्यक्रम चलाना। RTE एक्ट 2009 को और ज्यादा विस्तार करना, अर्थात ये है इसका अर्थ कि अभी तक तो 8वीं कक्षा तक है, इसे क्यों न 12वीं तक बढ़ा दिया जाए, तभी तो देखिए इसका विस्तार होगा। दूसरी एक और है इसके अंदर, संपूर्ण रूप से RT एक्ट अभी लागू नहीं हो पाया सारी धाराएं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी वित्तीय व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी एजेंसियों की भी जरूरत पड़ती है। तो इसको और अच्छे तरीके से लागू करना, यह भी इसके अंदर रखा गया। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आता है व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण देना। पहले व्यावसायिक शिक्षा अपने यहां चल रही थी, राजस्थान की बात बताऊं आपको, 9वीं से 12वीं तक। अब इसमें कहा गया है कि इस व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाया जाएगा, 6ठी से 12वीं तक इसको चलाया जाएगा। इस तरह से देखिए ये उद्देश्य निर्धारित किए गए। 4 ही नहीं, और भी हैं इसके उद्देश्य। 5वां उद्देश्य देखिए, शिक्षा संस्थाओं को उन्नत करना। अब देखिए जहां टीचर एजुकेशन दी जाती हो, ऐसी एजेंसियां RSCERT है हमारे राजस्थान में, कई राज्यों के अंदर SCERT चल रही है। तो सीधा सा है, इसको देखिए और सुदृढ़ एजेंसी बनाना, इसको विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रदान करना, ताकि ये अपने काम को बहुत अच्छे से कर सके। 6ठा उद्देश्य देखिए, 6ठा उद्देश्य था समानता एवं, दूसरी यदि हम बात करें समानता के साथ साथ समग्रता निश्चित करना। समानता स्थापित करना और समग्र, समानता जब आती है जब सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा मिले, चाहे हमारा CWSN ही क्यों ना हो, विकलांग बच्चे को भी जोड़ा जाए शिक्षा से, तभी तो हमारे समाज में समानताएं आएंगी। उनको निश्चित करना। 7वां और अंतिम उद्देश्य, तो दोस्तों याद रखना इसके 7 लक्ष्य तय किए गए थे। 7वां जो लास्ट उद्देश्य आता है हमारा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। स्पष्ट लिखा है क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी के पैरामीटर्स स्थापित किए जाएंगे। अधिगम परिणामों को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्यक्रम और चलाया जाता है। सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल जिसे हम कहते हैं लर्निंग आउटकम्स, जिसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग आउटकम्स। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं LOS,
लर्निंग आउटकम्स। ये हमारे देखिए गुणवत्ता के पैरामीटर्स में से एक है। इससे पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना अधिगम हो गया, इसको और सुदृढ़ करना। जैसा कि अभी हाल ही में नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था 2021, तो उसका अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। अब एक चीज आती है दोस्तों, याद रखना, जब समग्र शिक्षा के उद्देश्य निश्चित हो गए, कितने 7, इन 7 को प्राप्त करने के लिए क्या बनाई गई है, कार्य योजना। तो अब हम देखेंगे कार्य योजना और इनका प्रबंधन और प्रशासन कैसे किया गया है। कार्य योजना बात करते हैं एक एक बिंदु की। सबसे पहले देखिए कार्य योजना में जो व्यू रचना में जो चीज रखी गई है वो क्या है, डिजिटल शिक्षा। आपने देखा होगा कोविड के समय बड़ी महसूस की गई इस चीज की कमी। अगर हमारे पास डिजिटल शिक्षा का देखिए एक स्ट्रक्चर होता तो हमारे बच्चे एक भी शिक्षा से वंचित नहीं हो पाते। इसलिए आज समय की मांग भी है डिजिटल शिक्षा। तो डिजिटल शिक्षा के अंदर यह कहा गया प्रत्येक स्कूलों के अंदर 5 वर्ष में डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। डिजिटल बोर्ड लगाना, पांच वर्ष में क्या लगाना, डिजिटल बोर्ड लगाना। तो कहने का मतलब सीधा सा यह है कि एक तो ये कार्य योजना में रखा गया बिंदु नंबर 1 इसमें। दूसरा रखा गया था देखिए दीक्षा ऐप। देखा भी होगा आजकल जो ट्रेनिंग दी जा रही है दीक्षा ऐप के माध्यम से टीचर्स को दी जा रही है और उसे कहा जाता है निष्ठा ट्रेनिंग। ऑनलाइन मॉड्यूल चल रहे हैं, एलिमेंट्री के अलग, शिक्षा अधिकारियों के अलग और सेकेंडरी एजुकेशन के अलग। यानी इसमें इस दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों में कौशल विकसित करना, शिक्षकों में कौशल विकसित करना, स्किल डेवलप करना। तो 2 चीजें थी, एक तो डिजिटल बोर्ड की स्थापना और एक दीक्षा ऐप। इसको बहुत अच्छे से लागू करना। स्वच्छ स्कूल पुरस्कार योजना, पुरस्कार योजना। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे ज्यादा जोर एक ही चीज पर दिया था, स्वच्छता पर। बड़ा भारी अच्छा अभियान चलाया, स्वच्छ अभियान। और वास्तव में मन की गंदगी तो साफ नहीं कर पाए, लेकिन भौतिक गंदगी को कुछ हद तक साफ करने की कोशिश की। और इसीलिए स्वच्छ अभियान को एक बड़ा रूप दिया गया और यह कहा गया स्वच्छता हर जगह होनी चाहिए। क्यों न हमारी स्कूलों को भी देखिए स्वच्छ बनाया जाए। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पुरस्कार योजना चलाई गई, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना। और इस पुरस्कार योजना की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये चली थी 2017-18 से। कब से प्रारंभ होती है, सत्र 2017-18 से पुरस्कार योजना चालू की गई। जो स्वच्छ विद्यालय होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। किनको दिया जाएगा, स्वच्छ विद्यालयों को। तीसरी कार्य योजना पर चलते हैं, बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अर्थात बेटियों को देखिए संरक्षण प्रदान करना और प्रत्येक बच्ची को पढ़ाना, स्कूल से जोड़ना। इसके लिए पूर्व में जो कार्यक्रम चलाए गए थे सबको एकीकृत करके चलाया जाएगा। जैसे पहले चल रहा था KGBV, फिर चल रहा था एक शारदे बालिका। इन दोनों को मिलाकर एक ही कार्यक्रम चलाया जाएगा और उस कार्यक्रम को कहा जाएगा एकीकृत KGBV। इस तरह से जिसको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं और हमने इसके अंदर देखा इस चीज को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत और भी बहुत सारे कार्यक्रम देखिए पूर्व में चलाए गए थे, सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान। उन्हीं को और आगे बढ़ाना था इसका मूल उद्देश्य। आगे चलते हैं दोस्तों, कार्य योजना के अंदर आगे समावेशी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा।
ये देखिए स्लोगन, यानी एक भी बच्चा शिक्षा से नहीं छूटेगा। समावेशी शिक्षा को देखिए हम कहते हैं दिव्यांग या विकलांग, ठीक है ना। और एक नाम और देते हैं, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, CWSN। जो हमारे बच्चे हैं, डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जो योजना चलाई गई है उसी का नाम क्या है, समावेशी शिक्षा। यानी हमारा एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए और सभी बच्चों को देखिए शिक्षा से जोड़ना है। इसके लिए भी समावेशी शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया और चलाया जा रहा है। कौशल विकास, कौशल विकास का सीधा सा रोजगार परक शिक्षा। रोजगार परक शिक्षा गांधी जी के सपनों को साकार करने वाली कार्य योजना। गांधी जी ने रोजगार परक शिक्षा पर जोर दिया और यह कहा गया रोजगार परक शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए, और इसको आजकल हम कहने लगे व्यावसायिक शिक्षा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं इसको, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा पहले देखिए हमारे यहां चल रही थी कक्षा 9 से 12वीं तक, लेकिन इसमें कहा गया कार्य योजना में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, और विस्तार देखिए कौन सी कक्षा से, 6ठी से 12वीं तक चलेगी। अब ये इसका पाठ्यक्रम और इसकी कार्य योजनाएं बन रही हैं धीरे धीरे। अगला देखिए खेलो इंडिया। खेलो इंडिया नामक अभियान के माध्यम से यह कहा गया कि हमारे स्कूलों के अंदर भी इस कार्यक्रम को अपनाया जाएगा। जैसे हाल ही में यह कहा गया था 1 घंटा डेली खेलने का होना चाहिए, ठीक है। और खेलो इंडिया के तहत देखिए स्कूलों के अंदर भी राशि दी जा रही है ताकि खेलों के उपकरण वगैरह खरीदे जाएं। और हाल ही में मैं आपको बताऊं तो देखिए ग्रामीण ओलंपियाड चालू किए गए हैं अभी हमारे देश में, ग्रामीण ओलंपियाड। ग्रामीण स्तर के ओलंपियाड चालू किए गए हैं अभी, अर्थात प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ओलंपियाड होंगे और ग्रामीण प्रतिभाओं को वहां पर निखारा जाएगा। तो एक स्लोगन चलता है खेलो इंडिया, तो हमारे स्कूलों के अंदर भी इस कार्यक्रम को शामिल किया गया है। 1 घंटा प्रतिदिन बच्चों को खेलने के लिए दिया जाए, इसका प्रावधान किया गया है और स्कूलों को राशि दी गई है। अलग अलग प्रकार से जितना बड़ा स्कूल उतनी ही राशि अधिक दी गई है। उसके बाद देखिए और आता है टीचर एजुकेशन। टी का मतलब क्या होता है, शिक्षक शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान में इस पे भी काफी जोर दिया गया। मैंने पहले बताया सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर देखिए इसको जोड़ा गया है। इसमें जोर दिया गया है प्रशिक्षण पर, अर्थात जहां हमारे टीचर्स तैयार हों उनमें गुणवत्ता आए, पहली बात, और उनका पाठ्यक्रम भी इंटीग्रेटेड हो। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाएं, अर्थात उन्हें इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाए जो 12वीं कक्षा से ही शुरू होगा। ये कोर्स कौन सी कक्षा से प्रारंभ होगा, 12वीं कक्षा से। इसलिए इंटीग्रेटेड कोर्स की बात इसमें भी कही गई है। बहुत बड़ी बात है देखिए, क्षेत्रीय संतुलन है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इतना डेवलपमेंट नहीं है, पहाड़ी राज्यों में इतना डेवलप नहीं है, ऐसे ही हमारे बॉर्डर एरिया है उनमें इतना डेवलपमेंट नहीं है। कुछ हमारे ऐसे हैं जिनका आकांक्षा स्तर का जिले नहीं है। ऐसे ही नीति आयोग ने 115 जिले चुने हैं पूरे देश में जो आकांक्षा स्तर के नहीं है। इन 115 में से राजस्थान में भी 5 जिले हैं जो आकांक्षा स्तर के नहीं है। ये जिलों में कहीं ना कहीं देखिए क्या है, कमियां हैं। ऐसे ही एक और है EBBS, एजुकेशन की दृष्टि से पिछड़े जिले भी हैं। तो पूरे देश में समानता, क्षेत्रीय समानता कब डेवलप होगी, जब हमारे देखिए इन सारे क्षेत्रों को लेकर अलग अलग योजनाएं बनेंगी और सारे क्षेत्रों को जब हम बराबर ले आएंगे तब जाकर देखिए क्षेत्रीय असंतुलन की जगह क्षेत्रीय क्या स्थापित हो जाएगा, देश में संतुलन स्थापित होगा। उसके बाद देखिए पुस्तकालय। अभी देखिए योजना चलाई है सरकार द्वारा, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक पुस्तकालय होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर देखिए
ये स्थापित करने की योजनाएं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे करके इसकी कार्य योजनाएं बन रही है किसकी, समग्र शिक्षा अभियान की। अब देखिए समग्र शिक्षा अभियान का हम प्रबंधन और प्रशासन देखते हैं। उद्देश्य देखा हमने, उसके बाद इसकी देखिए कार्य योजना देखी, और अब देखते हैं इसका प्रबंधन और प्रशासन और इसमें चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट। प्रबंधन और प्रशासन की बात करते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान के अंदर देखिए राज्य स्तर पर 2 कमेटियों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर कितनी कमेटियों का गठन किया गया? 2। एक का नाम तो है देखिए गवर्निंग काउंसिल और दूसरी का नाम है एग्जीक्यूटिव कमेटी। गवर्निंग काउंसिल कहीं भी हो उसका काम होता है नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का अर्थ होता है जो ये नीतियां बनाई हैं इनको क्रियान्वित करना। अपनी भाषा में कहें तो इन्हें लागू करना। 2 कमेटियां हैं। तो सबसे पहले गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं। गवर्निंग काउंसिल में आज के दिन मेंबरों की संख्या है 22 और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष देखिए खुद सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। इसका एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है एजुकेशन मिनिस्टर, ईएम, यानी हम क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री। और यहां कौन होगा? मुख्यमंत्री। याद रखना ये चीज। अब लागू करने की जिम्मेदारी आती है तो देखिए इसमें होता है एक सभापति और सभापति होता है शिक्षा सचिव। राजस्थान सरकार का जो शिक्षा सचिव होता है वो। उसके बाद इसके मेंबर्स की संख्या कितनी है? 26। और एक होता है सचिव, और सचिव कौन होता है? आईएएस होता है, ठीक है ना। और इसी सचिव को हम नाम देते आयुक्त भी कहते हैं, और इसी सचिव को एसपीडी भी कहा जाता है, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, राज्य परियोजना निदेशक के नाम से जो एक आईएएस होता है जो विशिष्ट शासन सचिव पद का होता है। कौन से पद का होता है? विशिष्ट शासन सचिव पद का, जो मैं आगे बताऊंगा अभी, क्योंकि सारे स्तरों पर देखेंगे हम इस चीज को। तो याद रखना समसा का अध्यक्ष कौन है अपने यहां पर, समसा का उपाध्यक्ष कौन है, उसके अलावा देखिए सभापति कौन है, और इसका सचिव कौन होता है? एसपीडी आयुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अलग अलग स्तर निर्धारित किए गए। एक तो होता है राज्य स्तर, राज्य स्तर के बाद देखिए एक स्तर आता है जिला स्तर, है ना। प्रबंधन और प्रशासन देख रहे हैं। जिले के बाद यदि हम देखते हैं तो फिर आता है खंड स्तर, और खंड के बाद देखें तो वो लास्ट आता है पंचायत स्तर। यहां से पेपर में पूछ लिया जाता है समसा प्रोजेक्ट को कितने स्तरों पर क्रियान्वित किया जाता है? 1, 2, 3 और 4। दोस्तों याद रखना राज्य स्तर पर इसको चलाने के लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम है RS, ना वो क्या नाम इसका नाम है? RCSE, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। और इस परिषद का जो मुखिया होता है वो होता है आयुक्त, और ये आयुक्त बनेगा IAS, और ये ही आयुक्त कहलाता है SPD। और स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ये क्या होता है? एक IS। अब चलते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर, यहां संभाग स्तर नहीं होता, याद रखना। जिला स्तर पर देखिए एक व्यक्ति होता है DPC, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना समन्वयक। समन्वयक। फिर आता है ब्लॉक स्तर, खंड स्तर, ब्लॉक स्तर, खंड स्तर। यहां पर देखिए होता है BRCF, और खंड स्तर के केंद्र को एक नाम भी दिया जाता है BRC,
BRC। खंड स्तर के केंद्र को, जो अपने टॉपिक भी दे रखा है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। क्या नाम है इसका? हिंदी में क्या कहेंगे? खंड। रिसोर्स को कहा जाता है संदर्भ, और सी का मतलब होता है सेंटर यानी केंद्र। खंड संदर्भ केंद्र। और इस खंड संदर्भ केंद्र का मुखिया होता है BRCF, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, जिसका पूरा नाम क्या होता है? खंड संदर्भ केंद्र फैसिलिटेटर सहयोगी, ये नाम होता है। कौन होगा ये व्यक्ति? ये होता है CBO। कौन होता है? CBO जो होता है वो होता है, देखिए यहां पर। उसके बाद देखिए लास्ट स्तर आता है पंचायत स्तर, और इस स्तर का नाम है CRC। क्या नाम है इसका? CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। हिंदी में क्या कहेंगे इस सेंटर को? क्लस्टर, संकुल, संदर्भ केंद्र। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक। ये देखिए पंचायत स्तर पर जो संकुल बनाए गए, इसका मुखिया होगा PEO। कौन होगा मुखिया? PEO, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, यानी सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य होता है। पंचायत स्तर पर इस प्रोजेक्ट को चलाने की जिम्मेदारी PO की, पूरे ब्लॉक में चलाने की जिम्मेदारी BRCF की, और पूरे जिले में चलाने की जिम्मेदारी DPC की, पूरे राज्य में चलाने की जिम्मेदारी कमिश्नर यानी आयुक्त की। अब देखिए ब्लॉक वाले का नाम तो पड़ गया BRCF, तो देखिए पंचायत वाले अधिकारी को कहा जाता CRCF, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, यानी संकुल संदर्भ केंद्र सहयोगी। इसी चीज को फिर मैं और आगे विस्तार से बताऊंगा, और ये स्पेशल टॉपिक भी है दोस्तों अपने कोर्स में, BRC। अब आपसे पूछा जाए ये BRC क्या होता है? जिले से जो भी आदेश आते हैं उनको ब्लॉक पर लागू करना, जिले से जो योजनाएं आती हैं उनको ब्लॉक पर लागू करना, जिले से जो सूचनाएं मांगी जाती हैं ब्लॉक पर उन सूचनाओं का संग्रहण करना, ब्लॉक लेवल पर प्रशिक्षण देना। अब देखिए खंड स्तर के ऊपर आते हैं, अब दूसरे रूप में परिभाषित करता है पंचायत स्तर से सूचनाएं इकट्ठी करना। पंचायत स्तर से देखिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करवाना, और यहां से सूचनाएं लेना, उन सूचनाओं को इकट्ठी करना, उनको जिले को प्रोवाइड करवाना। ये सारा काम किसका? ब्लॉक स्तर के ऊपर, और ब्लॉक स्तर के प्रभारी का नाम BRCF, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। और आगे देखिए इसके अंदर हम देखते हैं थोड़ा सा BRC के रूप में, BRC नोट कर लो भाई, ये टॉपिक थोड़ा अलग से है अपने कोर्स में। इसी के अंदर आता है ब्लॉक, क्या कहेंगे हम? ब्लॉक को कहेंगे हम हिंदी में खंड रिसोर्स संदर्भ सेंटर केंद्र। खंड संदर्भ केंद्र कहां पर? ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर, समसा में। लेकिन समसा से पहले ये खंड स्तर पर होते थे। कहां पर ये होते थे? सर्व शिक्षा अभियान में भी। सबसे पहले ये ब्लॉक स्तर कब बनाए गए? सबसे पहले याद रखना, ये ब्लॉक स्तर सर्वप्रथम जब बनाए गए थे, सर्वप्रथम इनका निर्माण हुआ था DPEP कार्यक्रम में। DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ना, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में आया था ये प्रोग्राम।
पहली बार डीपीपी में ये बनाए गए थे, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, क्लस्टर लेवल, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारत में बीआरसी केंद्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, तो देने का कार्य किसने किया था, डीपीपी कार्यक्रम, जो पहले आ चुका कई बार नाम ये। इस केंद्र का मुखिया कौन होता है, इस केंद्र का मुखिया होता है BRCF, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, जिसे हम कहते हैं खंड संदर्भ केंद्र सहयोगी, इस नाम से जाना जाता है। और ये देखिए ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता कौन होता है, सीबीओ होता है। कौन होगा, सीबीओ। सीबीओ किस रैंक का होता है, वो जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का होता है, डीओ रैंक का होता है। ये है देखिए, ठीक है। इस खंड संदर्भ के नीचे होता है CRCA, क्लस्टर, रिसोर्स सेंटर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता, संकुल, संदर्भ केंद्र। और इसका जो मुखिया होता है CRC का, CRCF, वो एफ का मतलब फैसिलिटेटर, सहयोगी। और ये कौन होगा, पीओ, या इसी पीओ को देखिए कहा जाता है प्रधानाचार्य। एक चीज आता है शहरी क्षेत्र में, इसका मुखिया कौन होगा, यूसीपीओ, UCEEO, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। शहरी क्षेत्र में देखिए, शहरी क्षेत्र मुखिया होता है अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। इस तरह से देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी चीज को और अच्छे से क्लियर किया है इस पीपीटी के माध्यम से। राज्य स्तर पर देखिए जो इंस्टीट्यूट काम कर रही है उसका नाम है RCSE, पढ़ा चुका, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। हिंदी में कहते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। क्या नाम है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ठीक है ना। कार्यालय कहां पर इस परिषद का, जयपुर में, शिक्षा संकुल। इसका मुखिया कौन होता है, इस परिषद का मुखिया, इसका मुखिया होता है आयुक्त। ये कौन होता है, सीनियर IAS होता है, ठीक है ना। ये जो आयुक्त होता है किस पद का होता है, ये होता है विशिष्ट शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव इस पद का होता है। स्पेशल सेक्रेटरी होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देखिए सीनियर IAS होता है। इसी व्यक्ति को इसका सचिव बनाया गया है समसा का, और जब ये सचिव की भूमिका में होता है तो ये ही आयुक्त कहलाता है SPD, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लिख रखा है SPD, वही IAS है। ये एक ही आयुक्त कह दो या SPD कह दो, हिंदी में भी लिखा है मैंने, राज्य परियोजना निदेशक। दूसरा देखिए, इसके नीचे इसके काम को आसान करने के लिए कुछ लगाए गए RS अधिकारी, और उन्हें कहा जाता है ASPD। ये कौन होता है, RAS होता है भाई। ये है एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, क्या नाम है, डायरेक्टर, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक SPD। और फिर इसके हमारे नीचे होता है शिक्षा विभाग का JD, जिसे हम कहते हैं जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक। इस तरह से देखिए शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर राज्य स्तर पर अधिकारी बैठे रहते हैं। याद रखना सबसे ऊपर कौन होता है, आयुक्त। आयुक्त का दूसरा नाम SPD, इसके नीचे होता है ASPD, है ना। इसके नीचे कौन होगा, JD,
जेडी के नीचे कौन होगा? डीडी, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। आगे चलो, अब जिला स्तर पर चलते हैं। जिला स्तर पर देखिए कौन होता है? डीपीसी। डीपीसी पढ़ा चुका, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना समन्वयक। और ये कौन होता है? ये सीडीओ होता है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है। ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ये व्यक्ति होता है सीडीओ रैंक का। ठीक है ना। इसके नीचे देखिए एडीपीसी होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ये देखिए, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक किस रैंक का होता है? डीओ रैंक का होता है, जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का, डीओ रैंक का होता है एडीपीसी। ये ही उत्तरदायी होता है जिले में लागू करने के लिए। ठीक है ना। जिले के बाद देखिए ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक पर बीआरसी बात हो चुकी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? खंड संदर्भ केंद्र। इसका मुखिया कौन होगा? बीआरसीएफ, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। और इसके नीचे एक और होता है, देखिए एसीबीओ। एसीबीओ देखिए कौन सी ग्रेड का होता है? प्रिंसिपल ग्रेड का होता है। इसके नीचे आरपी होता है, लेक्चरर ग्रेड का, जिसको कहते हैं संदर्भ व्यक्ति, रिसोर्स पर्सन। और चले आगे, देखिए पंचायत स्तर पर बात हो गई। शहरों के अंदर देखिए सीआरसी की जगह यूसीईईओ होता है, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। बीआरसी में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे योजनाएं, समग्र शिक्षा अभियान द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, और उन योजनाओं के साथ साथ देखिए हम देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान सेकंड। तो ठीक है, हम सेकंड पार्ट में इस चीज को देखेंगे और सेकंड पार्ट में फिर मिलते हैं दोस्तों।